हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जो घटना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो कराची के बारे में है। आज कराची के बारे में आपको वो इंसिडेंट सुनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। एक हॉरर रियल स्टोरी। ये एक सच्ची घटना है जो कि मुश्ताक साहब ने शेयर की है। मुश्ताक साहब कौन है? मुश्ताक साहब वो शख्स थे जो कि ईदी वेलफेयर में काम करते थे, जो लावारिस डेड बॉडीज़, जो एक्सीडेंटली डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाते थे और अपने सर्द खाने में रखते थे। मुश्ताक साहब की ज्वाइनिंग 1992 में हुई थी कराची ईदी वेलफेयर में। आपको पता है कराची का जो शहर है वो तकरीबन 3780 किलोमीटर के फैला हुआ है और इतना बड़ा शहर है, और इसमें क्या कुछ है ये शायद आप लोग नहीं जानते। एक बहुत बड़ा राज है इस कराची के शहर में भी। इस कराची के शहर में बहुत से कब्रिस्तान ऐसे लावारिस लाशें हैं अब तक जिनकी शिनाख्त नहीं हुई, और इस पे बहुत सी डेली डेड बॉडीज़ मिलती हैं जिनकी आज तक शिनाख्त नहीं होती और वो लावारिस ही दफन करनी पड़ जाती है। इनका कोई वली वारिस नहीं होता। ऐसा ही एक वाक़या जो कि मुश्ताक साहब ने सुनाया जो कि बहुत हैरानकुन था। एक सच्ची घटना, जिन भूत पे हमला के कोई यकीन नहीं करता, लेकिन मुश्ताक साहब की इन बातों की वजह से आप लोग भी यकीन करना शुरू हो जाएंगे। मुश्ताक साहब का एक बहुत एक्सपीरियंस था ईदी वेलफेयर में। मुश्ताक साहब सुनाते ही कुछ इस तरह हैं कि 28 जनवरी 1998 को इनको एक फ़ोन आता है कि कराची में एक जगह काला पुल, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो आके ले जाएं। मुश्ताक साहब ऐसे ही करते हैं कि अपनी टीम के साथ जाते हैं, 2 कोलीग लेते हैं और उनके साथ जाके वो डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसको रिसीव करते हैं। लेकिन डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब हुई थी। समझ नहीं आ रहा था उसको किसी ने कत्ल किया या क्या किया, क्योंकि काला पुल के नीचे से, जो आपको पता है कराची में वहाँ ट्रेन गुजरती हैं, तो वो इस चीज़ का अंदेशा लगा रहे थे शायद वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उस डेड बॉडी की हालत कुछ ऐसी बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, जिस तरह उसको किसी ने मर्डर किया। उस डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखें भी नोची हुई थी और नाक कटा हुआ था, कान कटे हुए थे और बहुत बुरी कंडीशन थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसको देख के कोई भी बंदा डर जाता था। लिहाजा इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उस डेड बॉडी को अपने सेंटर ले आए और साथ खाने में रख दिया और उसकी शिनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को अतला दी, पुलिस भी आई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उसकी जेब से कोई आइडेंटिफाइड चीज़ नहीं मिली। 45 साल का वो शख्स, इतना पता चल रहा था कि उसकी एज 45 साल है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग उसको सर्द खाने में रख के रात को बाहर ही बैठ जाते हैं, गप शप कर रहे होते हैं। मुश्ताक भी बैठा होता है, उसके 2-3 कोलीग भी। लेकिन अंदर तकरीबन 10 मिनट गुजरते हैं तो अंदर से आवाज़ आना शुरू होती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने की, रोने की, और इतनी भयानक आवाज़ थी कि ये डर चुके थे कि ये अंदर तो कोई भी नहीं है, किसकी आवाज़ें आ रही है। मुश्ताक साहब अपना दिल बड़ा करते हुए सर्द खाने का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या मसला है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वही डेड बॉडी उठ के बैठी होती है, और उठ के बैठी होती है स्ट्रेचर पे, और वो देख के ये मंजर परेशान हो जाते हैं। और वो ये देखते हैं कि ये बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा, उसकी आंखें, मुंह वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा होता है। खौफनाक तरीके का उसका मंजर था। अब ये लोग समझते हैं कि वो शायद एक्सीडेंटली तौर पे ज़िंदा हो गया है या उसकी नब्ज़ चल पड़ी है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। क्योंकि मुश्ताक ने जब उसे गौर से देखा तो वो बंदा डेड था। उसकी पता चल रहा था, वो उसका क्योंकि सुन हुआ था, वो बिल्कुल नीला पीला हुआ था। नीला पीला जब बंदा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी डेथ हुई होती है। मुश्ताक ये मंजर देख के बहुत परेशान हुआ और अपने दोनों कलीग के साथ भागा। ये मंजर उसने बाहर बताया, आगे पीछे बताया। इतनी देर में अगला दिन गुजर जाता है, ये रात गुजर जाती है किसी तरीके से। वो सारों को बताता है लेकिन कोई इस बात पे यकीन नहीं करता, जबकि तीनों ये बात बता रहे होते हैं। एट लास्ट वहाँ पे पुलिस को भी इत्तला की जाती है, पुलिस भी आती है, लेकिन इस चीज़ से पर्दा, मतलब कि उनका ये होता है कि वो इस चीज़ में नहीं पड़ते ज़्यादा, इसलिए वो भी साइड पे हो जाते हैं। जब मुश्ताक पता करवाता है कि काला पुल में वहाँ क्या हुआ था, क्यों, मतलब वहाँ पे ये किसने मारा या क्या हुआ, हालांकि यह काम पुलिस का था, लेकिन मुश्ताक के अंदर एक बेचैनी थी कि इसमें पता करूं। मुश्ताक दोबारा वहीं जाता है और आसपास लोगों से पता करता है, तो वहाँ के लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं वो मुश्ताक को बहुत कोई अजीब बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कराची है ये ज़्यादातर कब्रिस्तान के एरिया में बना हुआ है, जो कि ये ट्रेन की पटरियाँ हैं ये भी कब्रिस्तान के ऊपर ही बनी हुई हैं। और बताया जाता है कि 1870 की दहाई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक, भूत मत और इस तरह के लोग होते थे जो कि लोगों की बलियाँ देते थे।
اور وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جا رہا تھا. یہ نہیں کہ یہ لاشیں جو تھم نہیں رہی تھیں، جو ملتی جا رہی تھیں، وہ اسی چیز کی نشانی تھی، کیونکہ بہت سی بری حالت تھی لاشوں کی جو بھی ملتی تھیں. جو کہ مشتاق نے یہ لاش دیکھی، اس سے پہلے بھی مشتاق کو کافی لاشیں ملی جو کہ بہت بری کنڈیشن میں تھی، لیکن یہ پہلی لاش تھی جو اٹھ کے بیٹھ گئی تھی. مشتاق نے یہ منظر سارا لوگوں کو بتایا اور لکھوایا بھی، اخبار والوں کو بھی بتایا، اور کیونکہ اس بات پہ کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا. لہٰذا مشتاق نے جب کھوج بین کی، اسے یہی پتہ چلا کہ کچھ روحیں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اب بھی انسانوں کی بلی کہتے ہیں، بلی دیتے ہیں، جس سے یہ نہیں کہ شیطانی روح خوش ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ لوگوں کو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو چن کے یہ مارتے ہیں، اور اسی طرح یہ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کہ دور دراز علاقے سے آئے تھے. اب یہ لوگ کون تھے جو مرے ہوئے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کہ آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد، مانسیرا اور اس طرح کے دور پشاور، وزیرستان، جو کہ اپنے ایریے سے تنگ ہو کے شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ شہر کی طرف آئے تھے روزگار کے لیے، روزگار نہیں ملتا، یہ روڈوں پہ سوتے ہیں، پھر ان کو اسی طرح کی چیزیں پھسلا کے لے جاتی ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں اور شیطانوں کو خوش کرتی ہیں. تو اسی طرح کی بہت سے واقعات مشتاق نے اب بھی دیکھ رہا ہے. سن 2024 آ گیا لیکن مشتاق کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تھم نہیں رہی. یہ اب بھی ہماری عیدی سینٹر میں کافی زیادہ لاشیں ایسی آتی ہیں جو کہ لاوارث ہوتی ہیں اور ان کو نوچ کھایا ہوتا ہے کسی نے، جبکہ ایسے شہری ایریے میں کوئی ایسا جانور بھی نہیں ہے جو ان کو کھا جائے. اگر کہتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو مطلب نہ تو کتے کھاتے ہیں نہ کچھ، لیکن ان کے جو نشان ایسے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر سے کچھ نکالا ہوتا ہے اس طرح، تو یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ باہر کی طاقت ہوتی ہے. مشتاق ان چیزوں کو لے کے بہت پریشان تھا، چنانچہ سن 2024 میں اس نے اپنی جاب بھی لیفٹ کر دی. لیکن اب بھی بہت سی خوفناک لاشیں مل رہی ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو سب سے بڑی بھیانک چیز ہوتی ہے، مشتاق کے جو ساتھی تھے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. تقریباً وقفاً 2 سال کا گیپ آیا، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. ان میں سے ایک باڈی کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی مشتاق صاحب نے جو کروائی تھی، وہ اسی ڈیڈ باڈی کی انویسٹیگیشن کرائی تھی جو اٹھ کے بیٹھ گئی تھی. انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن آنکھوں کا غائب ہونا یا کانوں کا کٹنا یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا. لیکن یہی آیا ہے کہ کانوں کو کسی نے زور سے کھینچا ہے، یعنی چھری سے نہیں کاٹا، اور آنکھوں کو بھی کسی نے نکالا ہے یا اس طرح، لیکن قتل کا کوئی ثبوت نہیں ملا. لہٰذا اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں سچی گھٹنا پہ آپ کے لیے کہانی لے کے آتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.